नमस्कार मेरे सभी क्लास 9th के बच्चों को एंड मैं हूँ अरमान गुप्ता। मैं आपका स्वागत करता हूँ आज के हमारे इस लेक्चर में, जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चंस। हम करेंगे क्वेश्चंस। बच्चों, ये आपके लिए एक नया बैच स्टार्ट किया गया है द वंडरिंग पाई वन एंड ओनली प्लेटफॉर्म के द्वारा, जिसका नाम है प्रयास बैच। इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम आपकी पूरी साइंस, मैथ, एसएसटी के भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को हम क्या बोलते हैं, प्रयास। इसलिए इस बैच का नाम भी है प्रयास। मैं हूँ आपका मेंटोर, आपका टीचर, आपका एजुकेटर अरमान गुप्ता। आज हम मोशन के टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने वाले हैं। एक वीडियो में सारे क्वेश्चन नहीं होंगे, क्योंकि मेरा टारगेट है मैं आपको एटलीस्ट 70+ क्वेश्चंस कराऊँ मोशन के, ठीक है। एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कराऊंगा। इसके बाद में भी हम इसके और भी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मेरा टारगेट ये रहता है कि मैं आपको 500+ क्वेश्चन करा दूँ एक चैप्टर के, जिसके अंदर कॉम्पिटेंसी लेवल भी आ जाए एंड आपका बोर्ड्स का लेवल भी आ जाए, आपका स्कूल का लेवल भी आ जाए, ठीक है, ताकि हर एक बच्चे का बेनिफिट होता है। जो कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हो उसका भी, जो बोर्ड्स के लिए कर रहे हो उसका भी। तो आज हम कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन करेंगे। आज के हमारे मेनली 2 ही टॉपिक रहेंगे। आज का हमारा एक टॉपिक है मोशन और उसकी पोजीशन, और दूसरा टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे आज के टॉपिक में, क्योंकि इनसे आपको भी पता है ज़्यादा कुछ खास क्वेश्चन बनता नहीं है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सेकंड, ओके, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय अ बॉडी इज़ एट रेस्ट। देखो, मैं आपको बाकी यूट्यूब चैनल्स के जैसे पीपीटी बना के एंड उसको ही अंडरलाइन करके सारा कुछ एक्सप्लेन नहीं करता रहूँगा। मैं आपके साथ में आंसर्स लिखूँगा एंड आपको भी बिल्कुल यही करना है, मेरे साथ साथ आंसर लिखना है, तभी आपकी प्रैक्टिस होने वाली है, ठीक है। तो इसका आंसर लिखेंगे हम ऐसे सुंदर सा एक क्वेश्चन की कॉपी बना लेना। चाहे देखो बेटा, आपको लिखने का काम एक ही बार करना है ना, लेकिन अगर आप इसको लिखोगे तो आपको वो आपके पेपर तक तो एटलीस्ट याद रहेगा। जब आप उसको रिवाइज़ कर पाओगे, आपको बार बार यूट्यूब खोल के ये लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना कि सर ने क्या पढ़ाया था। आपके पास में कॉपी मेंटेन होगी, उसके अंदर हर एक तरीके का क्वेश्चन कवर होगा। लिखने की मेहनत एक बार करनी है, पर इसके बेनिफिट होते हैं, ट्रस्ट में। तो हम अपना आंसर लिखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय बॉडी इज़ रेस्ट। तो इसमें आपसे देखो, क्वेश्चन को समझो पहले। इसमें आपसे पूछा है कि आप क्या समझते हो जब एक बॉडी रेस्ट पे होती है। तो सर इसने रेस्ट की डेफिनेशन पूछी है। क्वेश्चन कितना भी घुमा के आंसर एक ही रहता है, ठीक है। अब इसमें इस टाइप से रेस्ट की डेफिनेशन पूछ ली, तो रेस्ट की डेफिनेशन लिख दो। ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट, कि एक बॉडी को हम रेस्ट पे कहेंगे अगर इफ़ इट डज नॉट, अगर वो नहीं करती, क्या नहीं करती, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैं ये मान के चल रहा हूँ, अब चैप्टर ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, अभी आप सिर्फ क्वेश्चंस के लिए आए हैं कि इस चैप्टर से सर कैसे क्वेश्चन बनेंगे, उनके आंसर हमें क्या लिखने हैं। तो मैं आपको वही चीज़ कराने वाला हूँ। कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम ज़्यादा फोकस करेंगे अपने आंसर लिखने पे। इंग्लिश आपकी एकदम वेल होनी चाहिए, टीचर को देखते ही मार्क्स देने पड़े, ठीक है। कुछ ऐसे हार्ड वर्ड्स भी यूज़ कर दिया करो कभी कभी, तो जो टीचर को भी ना आते हो, फिर वो कन्फ्यूज़ होकर मार्क्स दे देते हैं। ए बॉडी सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, अगर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती। इफ़ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, 2 चीज़ों के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड ऑब्जर्वर। अब ये जो ऑब्जर्वर होते हैं, ये ऑब्जर्वर क्या हो सकते हैं, ऑब्जर्वर आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ए फिक्स पॉइंट और इट्स सराउंडिंग्स। अब ऑब्जर्वर उसकी सराउंडिंग भी हो सकती है, एक कोई फिक्स पॉइंट भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें हमने रेस्ट की डेफिनेशन ही लिखी है कि एक बॉडी सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड ऑब्जर्वर। तो ये हो गई रेस्ट की डेफिनेशन। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, ठीक है, ओके, हाँ ऐसे सही है। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय बॉडी इज इन मोशन। तो देखो, पिछले वाले क्वेश्चन में हमसे रेस्ट की डेफिनेशन पूछी थी, इस वाले में मोशन की पूछ ली। अब आप कहोगे सर ये सब तो हमारे नोट्स में लिखा ही हुआ है। तो बेटा नोट्स में लिखो ना, पे काम करना चाहिए। इनकी डेफिनेशन को बार बार मत लिखो, लेकिन एक बार क्वेश्चन नोट कर लो कि हाँ सर ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो मेरा काम है आपको पढ़ाना। आप चाहो तो इस पार्ट को स्किप कर दो अगर आपको ज़्यादा बेसिक लग रहा है, पर जो एक अच्छा बच्चा होगा ना, वो इस पार्ट को ज़रूर देखेगा एंड ये चीज़ अपनी कॉपी में लिख रहा होगा, ठीक है। तो अब आपकी मर्ज़ी, आप कौन से वाले बच्चे हो। सर मोशन बॉडी में मतलब कि बॉडी मोशन में है, तो इससे हम क्या समझते हैं, ठीक है। तो इससे हम ये समझते हैं कि हमें मोशन की डेफिनेशन लिखनी है क्वेश्चन में। अगर एक बॉडी मोशन में, तो उससे हम ये समझते हैं कि उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड ऑब्जर्वर चेंज होती जा रही है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, मूवमेंट
ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। आप अपनी तरफ से भी कुछ भी डेफिनेशन बना के लिख सकते हो। आपका कंसेप्ट क्लियर है तो डेफिनेशन अपने बन जाएगी। अब ये मैं हाथों हाथ अपनी तरफ से बना के डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, ठीक है, कि मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर विद रिस्पेक्ट टू अपना टाइम एंड ऑब्जर्वर, विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड ऑब्जर्वर। एक और बेटा यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहूँगा आपको कि जो भी मैं ये सब लिख रहा हूँ आपको इस सब की पीपीटी अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गई मोशन की डेफिनेशन। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और करके मैं लिख देता हूँ कि इसका दूसरा आंसर भी लिखना हो, तो इसकी डेफिनेशन तो आप सीधा मोशन वाली भी लिख सकते हो ना, तो आपकी एनसीईआरटी या फिर आपने अपने नोट्स में लिखी होगी कि चेंज इन पोजीशन of a body with respect to time and observer is termed as motion। तो हमसे सिर्फ मोशन की डेफिनेशन पूछी, हमने सिर्फ मोशन की डेफिनेशन लिख दी। मैंने आपको दो डेफिनेशन लिखवा दिया, जो आपका मन हो वो लिख के आओ। ये दोनों ही नहीं पढ़नी तो अपने आप से बना के कुछ भी लिखाओ, ठीक है। बस वो डेफिनेशन करेक्ट होनी चाहिए, वो कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर रही होनी चाहिए। कुछ भी सही है मतलब नहीं है कि एकदम कुछ भी लिखाओ, ठीक है। तो चलिए अब इस वाले क्वेश्चन की पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफाइन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड रेफरेंस पॉइंट। हमें दो चीज़ें डिफ़ाइन करने को बोल दिया, तो ये हम अच्छा मैं ना एक मार्कर भी डिफ़ाइन कर देता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्कर है, ठीक है। बेटा ये लोड और मैं थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं, इतना तो कन्वीनियंस चलता है, तो उसके लिए मैं फिर भी सॉरी बोल देना चाहूँगा, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय बॉडी इज़ एट रेस्ट। तो ये हमारा 1 या फिर 2 मार्कर क्वेश्चन है। तो ये आपको हाफ ना लगे, तो इस चीज़ को मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि इसको आप हाफ ना समझ लो, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो आलसी होंगे, सीधा टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे एंड पीपीटी देखेंगे। तो ये हमारा 1 और 2 मार्कर क्वेश्चन है। ये वाला भी हमारा 1 और 2 मार्कर क्वेश्चन है। अलग अलग स्कूल में वेरी कर सकता है, बाकी जनरली 2 मार्कर में आना चाहिए, क्योंकि आपके सीबीएसई के हिसाब से 1 मार्कर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते ही नहीं है, ठीक है। बट फिर भी अगर कोई स्कूल सीबीएसई को फॉलो नहीं करता या फिर उसका अपना सिस्टम होता है, तो आपके या फिर सब्जेक्टिव जो यूनिट टेस्ट होते हैं उनमें आ सकते हैं। अच्छा ये वाला क्वेश्चन कितने मार्क्स के, डिफाइन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड रेफरेंस पॉइंट। पोजीशन और रेफरेंस पॉइंट, अब इसने अपने से 2 चीज़ें डिफाइन करने को पूछ ली, तो ये डेफिनेटली एक 2 मार्कर क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। हमसे इसने क्या पूछा है, अब ये वाला क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है कि हमें पोजीशन डिफाइन करनी है एंड हमको रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करना है, ठीक है। तो हमें पोजीशन और रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करना है, तो सीधा ऐसे प्यारा सा लिखेंगे पोजीशन। रिप्रेजेंटेशन भी कुछ होती है तो एक अंडरलाइन करके प्यारा सा एरो लगा दो। पोजीशन को डिफाइन करना है। पोजीशन को सर कैसे डिफाइन करें, सर पोजीशन तो क्या है कि कोई बंदा यहाँ पर खड़ा है तो ये उसकी पोजीशन होगी। सर अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है। तो बेटा डेफिनेशन भी उसकी वही बात है कि वो बंदा जहाँ पर खड़ा है वही चीज़ उसकी डेफिनेशन होगी। डिफाइन कैसे करेंगे, पोजीशन इज़ दी लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कि सर पोजीशन क्या है, एक ऑब्जेक्ट की लोकेशन है, ठीक है सर। अच्छा आप रेफरेंस पॉइंट को भी डिफाइन कर दो सर। ओके बेटा रेफरेंस पॉइंट को भी आपकी डिफाइन कर देते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे, प्यारा सा एरो लगाएंगे। अब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। रेफरेंस पॉइंट क्या है, इट इज़ दी पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, क्या होती है, जहाँ से हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। इट इज़ द पॉइंट फ्रॉम विच द लोकेशन इज ऑब्जर्व्ड, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो मेजर्ड, जहाँ से हम किसी लोकेशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं या फिर मेज़र कर रहे हैं। अच्छा अब रेफरेंस पॉइंट को है ना, एक और बात, इट इज़ ऑफन कॉल्ड एज ओरिजिन। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा पॉइंट है कि हम इसको ओरिजिन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इस बात को हाईलाइट करके लिख देना कि रेफरेंस पॉइंट को ही ओरिजिन भी बोल देते हैं। नीचे इसी आंसर में एक छोटा सा पॉइंट और लिख देंगे हम कि एन ऑब्जेक्ट
can be located only with the help of reference point and its direction। कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को लोकेट करना है तो उसके लिए हमें दो मिनिमम चीज़ें चाहिए, एक तो एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए और एक डायरेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को लोकेट करना है तो हमारे पास में एक तो रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए और एक हमारे पास में डायरेक्शन होनी चाहिए। तो ये दो बातें इंपॉर्टेंट थी, दोनों बातें आपने लिख दी, ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। आपको ये डेफिनेशन याद नहीं करिए, आपको अगर कंसेप्ट पता है अपने हिसाब से डेफिनेशन बना के लिखाओ। मेरा काम है आपको क्वेश्चन कराना, हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ना ये पीपीटी वाला थोड़ी सी प्रॉब्लम है, पर कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे, पढ़ने से मतलब होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अब देखो ये भी 1 या फिर 1 और लिख देता हूँ, ये भी 1 या फिर 2 मार्कर क्वेश्चन ही है, 1 और 2। ठीक है, अच्छा अब कई बच्चे पूछ रहे होंगे कि सर एमसीक्यूज़ नहीं कराओगे क्या। हमारे तो एमसीक्यूज़ आते हैं 20 मार्क्स के, बेटा एमसीक्यूज़ कराएंगे, उनका भी प्रयास बैच में आपको अलग से करा देंगे, सब कुछ कराएंगे, टेंशन मतलब। मैं बोला है ना 500+ क्वेश्चन कराएंगे आपके सर, तो भरोसा रखो, एंड तक साथ में बने रहोगे ना। जितने भी हमारे लेक्चर होंगे एक क्वेश्चन भी उनसे बाहर नहीं आता, ये बात मैं लिख के दे सकता हूँ। चैनल अनसब्सक्राइब कर देना, कमेंट में आके गालियाँ दे देना अगर एक भी क्वेश्चन बाहर आ गया तो। अपन क्वेश्चन ही इतने कर लेंगे कि उससे बाहर कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, तो ऑब्वियस ही बात है कि वही आएगा। ठीक है, तो पूरा साल आपका काम क्या है, लेक्चर देखने हैं। ठीक है, अच्छा अब मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, इसको सर रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। हमने कंसेप्ट पढ़ रखा है ये वाला कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन को रेक्टिलिनियर मोशन भी बोला जाता है। जिन्होंने नहीं पढ़ रखा उनको एक नई बात जानने को मिल गई। ठीक है, कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन को रेक्टिलिनियर मोशन भी बोल सकते हैं या फिर 1D मोशन भी बोल सकते हैं, जो कि आपका 11th में जाके एक चैप्टर भी होता है, काइनेमेटिक्स 1D। ठीक है, कि 1D में मोशन, D का मतलब यहाँ पर क्या है, डायमेंशन। तो ये बातें हो गई कुछ एक्स्ट्रा, इनको मैं अलग से हाईलाइट कर दूंगा कि ये हमारी एक्स्ट्रा बातें हैं। बॉक्स बना के नीचे लिख देता हूँ एक्स्ट्रा पॉइंट्स। ये किन के लिए है, सिर्फ लेक्चर वालों के लिए। जो लेक्चर पढ़ रहे हैं, जो पीपीटी से पढ़ रहे हैं, उनको डेफिनेटली कुछ ऐसा रेफरेंस नहीं मिलेगा तो उनको समझ भी नहीं आएगा। आंसर अपन ग्रीन पेन से लिखेंगे कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन से हम क्या समझते हैं। तो सर मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या है कि जब एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, बस इतनी सी बात है बेटा। इसकी डेफिनेशन लिखनी है, आपने बना के लिख दो। मैं अपनी तरफ से बना के लिख देता हूँ। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन विथ रिस्पेक्ट टू, ये पॉइंट तो बेटा यूनिवर्सल है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड ऑब्जर्वर वाला, विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड ऑब्जर्वर, देन दिस टाइप ऑफ मोशन is termed as motion in a straight line और rectilinear motion। ये तो होगी बेटा डेफिनेशन। अब अगर हमें ज़्यादा मार्क्स चाहिए, यानी कि हमें टीचर को इम्प्रेस करना है, तो उसके लिए हम एक अलग से एग्ज़ाम्पल भी लिखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल आपको जहाँ भी आ रहा है लिख दो बेटा, पेपर में लिखने में कुछ नहीं जाता। अगर ये वाला क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में आ गया, अब इतना लिख के आओगे, टीचर 2 मार्क्स दे देगा, नो डाउट। पर अगर आपने ये चीज़ लिख दी और आपके आगे वाले क्वेश्चन में कई बार ऐसा होता है कि अगर आपकी स्टार्टिंग में कॉपी का इंप्रेशन अच्छा होता है या फिर आपने कुछ क्वेश्चन ओवर ही अच्छे लिखे होते हैं, तो टीचर जहाँ पर आपके मार्क्स कटने होते हैं वहाँ पर भी नहीं काटता। ठीक है, तो अब रेक्टिलिनियर मोशन का क्या एग्जाम्पल होगा, एक एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से कुछ भी बना के लिख दो ना। जैसे ए कार मूविंग on a straight road
ठीक है, या फिर स्ट्रेट डायरेक्शन या फिर फॉरवर्ड, कुछ भी लिख सकते हो। या फिर अगर आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देना तो मैं प्रेफर करूँगा ये वाला एग्जांपल दे दो, जो हमारा लिफ्ट का मोशन होता है। लिफ्ट का मोशन बच्चों रेक्टिलिनियर मोशन होता है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल है। तो ये वाला एक पॉइंट आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं हमें, ठीक है, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, टाइम सेव करना है। वैसे ये वाला क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दो बातें पूछ ली, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करना है बस। तो ये एक 2 मार्क का क्वेश्चन है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन आपको पता ही है, कंसेप्ट बताने पर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधा इसका आंसर लिखते हैं। तो वही सेम चीज़ तो हमने पहले करी थी। पहले डिस्टेंस लिखेंगे, सुंदर सी अंडरलाइन करके प्यारा सा एरो बना के क्या लिख देंगे? इट इज़ दी एक्चुअल पाथ कवर्ड। वही सेम डेफिनेशन एनसीईआरटी वाली, नोट्स वाली, इट इज़ दी एक्चुअल पाथ कवर्ड। या फिर आप लिख सकते हो ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। कि एक्चुअल पाथ कवर्ड होता है या फिर एक्चुअल पाथ डिस्टेंस होता है, जो भी एक अपना ऑब्जेक्ट ट्रैवल करते हैं इनिशियल से फाइनल में, ठीक है। हाँ, इट इज़ दी, ये सेम डेफिनेशन हो गई। अच्छा, एक पॉइंट नीचे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। कि डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। आपको जितना भी पता है ना उतना लिख दो, टीचर को मौका ही मत दो मार्क्स काटने का, ठीक है। अच्छा, अब अगला पॉइंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट को भी डिफाइन करना है। तो डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, सुंदर सी लाइन, प्यारा सा एरो। उसके बाद में क्या लिख देंगे? इसकी डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन? तो क्या है? इट इज़ दी शॉर्टेस्ट, एक सेकेंड, 1 सेकेंड। तो हमारा आंसर क्या है? इट इज़ दी शॉर्टेस्ट, इट इज़ दी शॉर्टेस्ट, आप कह सकते हो स्ट्रेट लाइन। इट इज़ दी शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ कवर्ड है। तो भैया ये भी पाथ कवर्ड ही, ठीक है, कुछ नया तो नहीं है, बस सबसे छोटा पाथ कवर्ड है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट आपको पता ही है। इट इज़ दी शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ कवर्ड, या फिर सीधा पाथ लिख देते हैं। इट इज़ दी शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ it is the shortest straight line path between the initial and final position। सब बेटा देखो, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि मैं आपके साथ में आंसर लिख रहा हूँ, पर इस बात पे मैं आपको ये प्रेफर कर सकता हूँ कि या तो आप इसको 2x पे देख लो, या फिर देखो आंसर लिखते हुए भी मैं आपको कुछ तो समझा ही रहा हूँ ना। आपको आंसर लिखोगे, जितना टाइम मैं ले रहा हूँ, अगर आप भी उतना दोगे तो आपको वो चीज़ अच्छे से समझ में आएगी, ज़िंदगी भर तक याद रहेगी, ठीक है। तो मैं तो ये प्रेफर करूँगा कि आप 1x पे देखो, पूरा देखो। पर फिर भी अगर आपको लगता है कि यार सर ये तो ज़्यादा बेसिक करा रहे हो, बोर करा रहे हो, तो मैं ये प्रेफर करता हूँ 2x पे देखो, पर देखो ज़रूर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है? कि ये शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ है इनिशियल से लेके फाइनल पोजीशन के बीच में। अच्छा, इसके बारे में हम और भी लिख सकते हैं, जैसे क्या लिख सकते हैं कि इफ़ दी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर सेम, देन डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। इसका क्या मतलब है? कि अगर हमारी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाएगी, कि मैं यहाँ से चलना स्टार्ट किया, घूम फिर के वापस यहीं पर आ गया, तो उस केस में जो मैं, एक सेकेंड, ओके, हाँ, तो उस केस में जो मेरा डिस्टेंस और जो मेरी डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों क्या हो जाएंगे? वो दोनों सेम हो जाएंगे। एंड उस केस में जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो जाएगी। सॉरी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होंगे, हमारी जो ये डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो जाएगी। अच्छा, आप इसके बारे में और भी लिख सकते हो, और लिखने के लिए अभी मेरे पास में जगह नहीं होगी इधर, बिल्कुल सही, मेरे पास में जगह नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ। ये चीज़ हो सकता है PDF में ना आए,
बेटा अगर सारे बच्चे पीडीएफ से देख लेते तो आपका लेक्चर लगाने का क्या मतलब है ना। इस चीज़ में लेक्चर वाले बच्चों को, मेरे वाले को फ़ायदा मिल जाएगा। तो और मैं क्या लिख सकता हूँ कि डिस्टेंस इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा होता है, ठीक है, ग्रेटर देन, और सेकंड ये और इधर नहीं, सो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और क्या बात बोल सकते हैं, फॉर रेक्टिलिनियर मोशन इन सेम डायरेक्शन, कि आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन कर रहे हो, रेक्टिलिनियर मोशन कर रहे हो और सेम डायरेक्शन में कर रहे हो। जैसे मान लो मैं यहाँ से चल रहा हूँ तो मैं एक इसी डायरेक्शन में ट्रैवल करता जा रहा हूँ, तो अब इस केस में जो मेरी इनिशियल और फाइनल पोजीशन होगी, ठीक है, उसके बीच में जो मैंने एक्चुअल पाथ कवर किया तो मेरा डिस्टेंस होगा, और जो मेरी डिस्प्लेसमेंट होगी वो सेम ही होगी, क्योंकि बनी तो क्या है एट लास्ट एक अपनी स्ट्रेट लाइन ही बनी है ना। तो फॉर रेक्टिलिनियर मोशन इन सेम डायरेक्शन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएंगे। ये वाला पॉइंट भी हमने कवर कर लिया अपने आंसर में। और क्या लिखा जा सकता है, ये सारी बातें आपको लिखना ज़रूरी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या लिखा जा सकता है। तो हम और क्या, हाँ ये वाला पॉइंट ऊपर आना चाहिए, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो इसको मैं ऊपर ही लिख देता हूँ। एक्चुअली ये वाला पॉइंट डेफिनेटली ऊपर आना चाहिए। ये हमारी पीपीटी थी, इस वाले पॉइंट को मैं इधर लिख देता हूँ। इट इज़ ए, गैस कर लिया होगा आपने, वेक्टर क्वांटिटी, कि डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। एक और पॉइंट आप लिख सकते हो, इट इज़ डिनोटेड बाय एस। ये चीज़ें बेसिक है, ठीक है, आप आंसर में लिखोगे तो टीचर को ये लगेगा बच्चे ने एकदम डिटेल आंसर दिया। तो हम अब ये चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफाइन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन करना है सर, कंसेप्ट तो हमें पता है, जल्दी से डेफिनेशन लिखवा दो, टाइम मत वेस्ट करो। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे पहले यूनिफॉर्म मोशन लिख के एक प्यारी सी लाइन और प्यारा सा एरो। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब हम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं, है ना, कि आप अगर मान लो पहले 10 सेकंड में आपकी स्पीड थी, या फिर आप ऐसा कह सकते हो उसको कि पहले 10 सेकंड में आप चले मान लो कि 5 मीटर, तो अगले 10 सेकंड में भी आप 5 मीटर ही चल रहे हो। ये होता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन। अब इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, इट इज़ ए मोशन इन विच इक्वल डिस्टेंस is covered in equal intervals of time, कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में हम इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं, तो ऐसा मोशन हमारा यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है। ठीक है, अच्छा, तो अब यहाँ से आप गैस कर सकते हो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इट इज़ ए मोशन इन विच अनइक्वल डिस्टेंस is covered in equal intervals of time, कि ऐसा मोशन जिसमें अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, कि पहले 10 सेकंड में आप 5 मीटर चल रहे हो, अगले 10 सेकंड में आप 20 मीटर चल गए, तो आपका डिस्टेंस जो कवर किया वो अनइक्वल हो गया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में।
या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि देखो यार, अगर मैं मान लो पहले 5 मीटर चलने के लिए मेरे को लगे 2 सेकंड, ठीक है, और अगले 5 मीटर मेरे को चलने के लिए लगे 5 सेकंड, तो भी तो मैं यूनिफॉर्म मोशन से ही ट्रैवल कर रहा हूँ ना। इसको चाहे आप वाइस वर्सा समझ लो कि 2 सेकंड में मैंने 5 मीटर कवर किया, फिर 5 सेकंड में मैंने 5 मीटर कवर किया, तो ये भी तो कैसे एग्जाम्पल हुआ, यूनिफॉर्म मोशन का ही हुआ ना। ठीक है, तो चाहे आप इसको वैसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात दोनों ही सही है, तो मैंने आंसर में दोनों इंक्लूड कर दिया। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा मैंने पिछले वाले में मार्क नहीं किया ना कि कितने मार्क्स के, लास्ट वाले में मैंने कर दिया था। ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाले में कर दिया था। तो ये वाला क्वेश्चन अगर आपका आता है तो ये आपका बनता है 2 मार्कर। ठीक है, एंड जो अभी ये वाला क्वेश्चन है, इस डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी, तो ये वैसे तो MCQ में आना चाहिए, पर ये 1 मार्कर क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट एक स्केलर क्वांटिटी है क्या। डिस्प्लेसमेंट भैया हम अभी पीछे पढ़ के आए हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट में तो डायरेक्शन भी होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। आगे क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी। नीचे क्या लिख देंगे, इट इज़ ए कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। भैया स्केलर नहीं है तो क्या है वो भी तो बता के आओ ना, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अगले पे चलते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन शायद थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप, नहीं न्यूमेरिकल टाइप तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन 1 या फिर 2 मार्कर किसी में भी आ सकता है, डिपेंड्स। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है पहले वो सब समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है। अंडर व्हाट कंडीशन कैन ए बॉडी ट्रैवल ए सर्टेन डिस्टेंस एंड येट इट्स रिजल्टेड डिस्प्लेसमेंट बी 0। तो बेटा इसका एग्जांपल हम अभी पीछे करके आए हैं। बात है, आप क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्वेश्चन के अंदर इसने क्या बोला है कि ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जब एक बॉडी ने, मान लो ये बॉडी है ए, इसने कुछ डिस्टेंस तो ट्रैवल किया, ये इसका डिस्टेंस तो इसने ट्रैवल किया है, लेकिन इसकी डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो बेटा अभी मैंने आपको पीछे लाइन दिखाई थी, डिस्प्लेसमेंट 0 कब होती है, जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम होती है। तो मान लो ये बॉडी ऐसे चल के और वापस यहीं पर आ गई, अब इसकी इनिशियल तो और फाइनल तो सेम होगी, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट हम 0 लिखेंगे, लेकिन डिस्टेंस इसने इतना कवर भी किया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। इसको इरेज कर देता हूँ मैं जल्दी से। ओके, एंड अभी इसका आंसर लिखते हैं। तो अभी जो मैंने बात आपको एक्सप्लेन करी थी वही इसका आंसर भी है। क्या है इसका आंसर, इफ़ कि डिस्प्लेसमेंट 0 कब हो सकता है, जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाएगी। इफ़ इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज सेम, देन डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, कि ऐसे केस में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी। देन ए बॉडी कैन ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस, कि ऐसे केसन में, ऐसे कंडीशन में बॉडी ने एक सर्टेन डिस्टेंस तो ट्रैवल किया है, लेकिन उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, 0। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो आज के हमारे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, घबराना मत, 13 ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी 9 नंबर क्वेश्चन पर हम। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज एग्जिबिटेड बाय ए फ्री फॉलिंग बॉडी, कि एक फ्री फॉलिंग बॉडी कैसा मोशन करती है। तो ये वाला आपका 2 में भी आ सकता है और 1 में भी आ सकता है, या तो MCQ में आएगा या फिर 2 मार्कर में भी आ सकता है। तो एक फ्री फॉलिंग बॉडी है, वो कैसा मोशन एग्जिबिट करती है। तो ये बात हो सकता है आपको ना पता हो, क्योंकि कई बार इस बात को 11th में बताया जाता है, पर मैं पहले आंसर लिखूंगा, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। द मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म बट फ्री फॉलिंग बॉडी is uniformly
accelerated goes while falling, it is not covering the equal amount of distance at equal intervals। ये क्या लिखा है भैया आपने? बेटा ये बात मैं मानता हूँ कि हो सकता है कई बच्चों को समझ में ना आए, वो इसको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं कैटेगराइज करना चाहूँगा CBQ, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी कैसा मोशन एग्जिबिट करेगी। ठीक है, तो एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो होती है उसका मोशन तो नॉन यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस नहीं ट्रैवल करती इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, लेकिन वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होती है। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल, आपने एक बॉडी को ऊपर से नीचे गिराया, अभी फ्रीली फॉल हो रही है। ठीक है, तो ये क्या करेगी? मान लो पहले 5 सेकंड में इसने ट्रैवल किया 5 मीटर डिस्टेंस, तो ये अगले 5 सेकंड में ट्रैवल करेगी 10 मीटर डिस्टेंस, और उसके अगले 5 सेकंड में फिर ये ट्रैवल करेगी 15 मिनट डिस्टेंस। यानी कि इसका जो इसकी जो स्पीड है वो तो बढ़ती जा रही है, तो स्पीड के साथ साथ डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर हम टाइम इंटरवल की बात देखें तो वो कांस्टेंट रह रहा है। ठीक है, इसी चीज़ को एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो आई होप आपने पढ़ रखा होगा, तो उसके क्वेश्चंस भी हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन सेम है, ये अपनी जो वेलोसिटी है उसको कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ कर रही है। ठीक है, लेकिन इसकी स्पीड, इसका टाइम उतना ही है, एंड इसकी जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस ये ट्रैवल कर रही है। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी का जो स्पीड है वो धीरे धीरे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करती है, यानी कि बढ़ती जाती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल आ गया, जिसका मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा था। बढ़िया बात है। पहले तो ये देख लेते हैं कितने मार्क्स का होगा। तो मेरे हिसाब से ये 2 या फिर 3 मार्कर क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा कह क्या रहा है? एक एंट है, एक चिंटी है, ट्रैवल करती है डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर पी से क्यू। डायग्राम दे रखा है, पी से क्यू जा रही है, 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। फिर उसके बाद में वो 6 मीटर कर देती है राइट एंगल टू पी क्यू, यानी कि राइट एंगल बनाकर वो 6 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। ठीक है, पी क्यू से वो राइट एंगल पे 6 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल की, यानी कि राइट एंगल बनाकर वो 6 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। ठीक है, और अपनों से उसकी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट पूछी है। अपनों से पूछा है पी आर की लेंथ बताओ। तो अच्छा, अब ऐसे क्वेश्चन की आप मैं आपसे पूछूं तो आप ये मेरे को निकाल तो दोगे? मेरे को पूरा विश्वास है आपके ऊपर कि आप मेरे को ये निकाल के तो दे दोगे। आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, हम फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाओगे? पी क्यू का स्क्वायर प्लस में आर क्यू का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा पी आर का स्क्वायर। ब्रैकेट में लिख देंगे सर बाय पाइथागोरस थ्योरम, एंड उसके बाद में आंसर निकाल के टीचर के मुंह पे दे आएंगे। बेटा ऐसा नहीं करना। आंसर आपने सही निकाला, पर क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन होती है, तो वो प्रेजेंटेशन क्या करनी है वो देखो। पहले लिखोगे आंसर, पूरी थ्योरी के साथ में लिखवाऊंगा। पहला पॉइंट क्या है कि द एंड स्टार्ट्स, जो क्वेश्चन में लिखा है ना उसको भी आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा अपने आंसर में, कि एंड ने स्टार्ट किया है फ्रॉम पॉइंट पी से स्टार्ट किया है एंड मूव्स टू क्यू। ठीक, पी से स्टार्ट करके वो क्यू जा रही है, कवरिंग 8 सेंटीमीटर्स, 8 सेंटीमीटर का उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो दिस इम्प्लाइज डेट, ये वाला सिंपल दिस इम्प्लाइज डेट का होता है। इससे हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है कि जो पी क्यू है वो 8 सेंटीमीटर का है। ठीक है, उसके बाद में क्या है? नाउ इट टर्न्स राइट एंगल्स एंड मूव्स टू आर, कि वो राइट एंगल बना के आर में जा रही है। कवरिंग डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रही है? 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया।
तो दिस इम्प्लाइज दैट, इससे हमें क्या समझ आता है कि क्यू आर कितनी है, 6 सेंटीमीटर की। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे। हमें थोड़ा सा पेज बड़ा चाहिए होगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ओके, ठीक है। इसके बाद में क्या लिखेंगे, देयरफॉर, ये देयरफॉर का सिंबल होता है, द रिजल्टेंट, यानी कि जो हमारी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, देयरफॉर, 1 सेकेंड, ओके, देयरफॉर द रिजल्टेंट, जो हमारी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, पी आर is the shortest distance from initial क्या है हमारी पोजीशन P and फाइनल पोजीशन क्या है R। अब ये बात आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि जो हमारा रिजल्टेंट जो ये पॉइंट है R, जो हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी P से लेके R के बीच में, जो कि एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल ट्राइंगल में बाय यूजिंग क्या, PGT क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। इसके अब चाहो तो फुल फॉर्म लिख सकते हो, चाहे ऐसे ही छोड़ो। हमें क्या रिजल्ट मिल जाएगा, एक सेकेंड पहले इस चीज़ को लिख देना, h स्क्वायर इक्वल होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के, इधर लिख देना बिकॉज, ये वाला बिकॉज का सिंबल होता है, क्योंकि h स्क्वायर इक्वल p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, इसलिए हमारी हाइपोटेन्यूज क्या है, PR, तो उसका स्क्वायर इक्वल होगा PQ के स्क्वायर के प्लस में हमारे QR के स्क्वायर के। डायग्राम अगर आपने कॉपी में नोट किए तो आपके पास में होगा, इसलिए मैं बार बार स्लाइड चेंज नहीं कर रहा, या फिर मैं डायग्राम इस वाली स्लाइड पर नहीं लेकर आया। ठीक है, तो PQ की वैल्यू क्या है, 8 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर। इसको सोल्व करने पर 64 प्लस 36 आएगा, जो होता है 100। ये तो इक्वल है हमारे PR के स्क्वायर के। अब स्क्वायर को उधर भेजोगे तो ये बन जाएगा √100, √100 की वैल्यू होती है 10, इसलिए हमारा आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, आगे जगह है क्या, ओके डेफिनेटली जगह है आगे। उसके बाद में हम क्या लिख देंगे, हेंस PR इक्वल 10 सेंटीमीटर, हेंस हमसे पूछा क्या था, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, तो बस उसी को एक लैंग्वेज की फॉर्म में लिख दो, हेंस द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट covered by the ant is, जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन पहले बात करते हैं कितने मार्कर में आएगा। ये वाला क्वेश्चन 2 या फिर 3 मार्कर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन ए राउंड ट्रिप यू ट्रेवल 6 सेंटीमीटर एंड देन अराइव बैक होम, कि आप एक गोल चक्कर काट रहे हो, अब तो आप पहले 6 सेंटीमीटर चले, फिर बाद में आप घर आ गए वापस। ठीक है, तो पहले में हमसे पूछे व्हाट डिस्टेंस हैव यू ट्रेवल, तो वो तो उसने क्वेश्चन में बता रखे, यू ट्रेवल 6 सेंटीमीटर एंड अराइव बैक होम, कि आपने 6 सेंटीमीटर ट्रैवल किया और अब वापस घर आ गए। तो हम क्या लिख देंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 6 सेंटीमीटर, सिंपल। ठीक है, उसके बाद में राउंड ट्रिप है, कि मान लो आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया होगा तो आप घूम के वापस यहीं पर आ गए, तो वो जो आपकी इनिशियल पोजीशन है वो सेम आ गई फाइनल पोजीशन के। तो अब जब भी ऐसा होता है तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो क्या आ जाती है, 0। बस उसी चीज़ को लिखना है, सिंस इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर सेम, initial and final positions are same, so
फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो। फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? ज़ीरो। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। ईजी सा क्वेश्चन था। अभी तो मैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस लेकर नहीं आया बेटा, जब वो लेकर आऊँगा तब आपको थोड़ा डर लगेगा, और लगना भी चाहिए, ठीक है। पर आपसे वो भी बनेंगे, ऐसे कुछ ज़्यादा खास नहीं होता उन क्वेश्चंस में, बनने वो भी चाहिए एंड बनेंगे आपसे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला अच्छा खासा क्वेश्चन है, ये वाला 3 मार्कर क्वेश्चन है डेफिनेटली, ये वाला 3 मार्कर है। तो मैं इसका कुछ पार्ट यहीं पर सोल्व कर लूँगा, जितना होगा बाकी काम आगे कर लेंगे। क्या रहा है कि एक बॉडी है, वो 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करिए टुवार्ड ईस्ट, डायरेक्शन दे रखी है नॉर्थ साउथ वेस्ट और इधर ईस्ट है, ठीक है। तो उसने क्या किया, 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया टुवार्ड्स ईस्ट, यहाँ तक ए पर आ गई। उसके बाद में 4 किलोमीटर नॉर्थ गई, बी पर आ गई। उसके बाद में 9 किलोमीटर वापस ईस्ट गई, फिर उसके बाद में हाँ बस इतना ही, फाइनली वो सी पर आ गई। तो हमसे पहले पूछे कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है पहले, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। अब यहाँ पर आपको उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पता होनी चाहिए, ठीक है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन पता होनी ही चाहिए, ठीक है। इनिशियल फाइनल नहीं पता होगी तो आपकी बात भी नहीं बनेगी, ठीक है। इनिशियल पोजीशन क्या है उसकी ओ, फाइनल पोजीशन क्या है सी। अब इन्होंने ये स्क्वायर बना के आपको बस कंफ्यूज किया है, आपको लगेगा कि वो डी पर भी गई है या फिर उसकी इनिशियल ए है, तो वो सब कुछ भी नहीं, इधर ही मार्क कर लो। ये क्या है उसकी इनिशियल पोजीशन और ये क्या है उसकी फाइनल पोजीशन। तो पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा है व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, तो ये तो सर हम यहीं पर निकाल लेंगे। एक सेकेंड में कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, कलर हम इसको कर देते हैं ब्लैक, ओके। तो पहले लिखेंगे आंसर, आंसर में क्या लिखेंगे, ए पॉइंट करते हैं पहले सोल्व। ए पॉइंट में हमें क्या बताना है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। तो द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज़, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो किसकी इक्वल है, इक्वल टू अपना ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी, इसी की इक्वल है। बी ए किसकी इक्वल है, तो अपना 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर प्लस 9 किलोमीटर, तो ये किसकी इक्वल आ गया 16 किलोमीटर। ये तो आ गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब चलते अपना सेकंड का भी कर लेते हैं, ऐसी सेम हो जाएगा सेकंड का। हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। ऐसा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगी, उसके लिए एक तो हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी ओ सी की। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो तो स्ट्रेट लाइन होगी ना इनिशियल और फाइनल के बीच में, तो वो हो गई ए सी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 90 डिग्री बनता दिख रहा होगा, ये वाला हो गया हमारा बेस। ओ डी कितना है, अच्छा देखो अगर ये ऊपर वाला 9 है तो ये वाला भी 9 होगा, तो ओ डी कितना आ गया 9 + 3 = 12 किलोमीटर। उसके अलावा हमें ज़रूरत पड़ेगी ये सी डी की जो परपेंडिकुलर है। अगर बी ए 4 है तो सी डी भी 4 होगा, ठीक है। तो सी डी कितना आ गया 4 किलोमीटर। अब इस बात को आप थ्योरी में भी लिख सकते हो बेटा, मैं नहीं लिखूँगा, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ना, अपन को क्वेश्चन करना है जल्दी से जल्दी, तो अपन क्वेश्चन बनाते हैं। थ्योरी अब मैंने आपको एक क्वेश्चन में लिखा के बता दी कैसे लिखनी है, तो आगे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप खुद से लिख लोगे। लिमिटेड से लिमिटेड थ्योरी लिखवाऊँगा अब मैं, ठीक है। ज़्यादा अपने टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैंने आपको एक में अच्छे से डिटेल में लिखवा दी, तो आप खुद से लिखने की ट्राई कीजिएगा। द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ओ सी इज़, ठीक है। तो क्या होगी, अच्छा पहले इधर ये लिख लेते हैं कि हमारा ओ ए 3 किलोमीटर है और जो ए बी है वो सी डी की इक्वल है 4 किलोमीटर। ये सब बातें आप फिकर देखोगे समझ में आ जाएगी मैं कहाँ से क्या बना के लिख रहा हूँ। बी सी ए डी की इक्वल है 9 किलोमीटर, तो फिर जो हमारा ओ डी होगा वो इक्वल होगा ओ ए प्लस में ए डी, वो इक्वल हो जाएगा 3 + 9 = 12 किलोमीटर, ठीक है। तो अब उसके बाद में इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है ओ सी डी, ठीक है, बाय यूजिंग पी सी टी पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके, कोस h² इक्वल होता है p² + b² के। तो फिर देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा ओ सी है उसका स्क्वायर इक्वल होगा ओ डी स्क्वायर प्लस में सी डी के स्क्वायर के। तो ओ सी का स्क्वायर सर इक्वल आ गया 12 का स्क्वायर
प्लस में 4 के स्क्वायर के 12 का स्क्वायर होता है 144, प्लस में 4 का स्क्वायर होता है 16। तो ये इक्वल आ गया 6 4 10, 0 एक कैरी, 4 1 5 और 1 6, 160 के। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो जो हमारा OC का स्क्वायर है वो इक्वल आ गया 160 के। ठीक है, तो OC किसकी इक्वल आ गया, √160 के। अच्छा सर √160 कैसे सोल्व करें? तो बेटा ये आपका मैथ्स का पार्ट है, आपके मैथ्स वाले सर आपको बता देंगे। मैं सोल्व करता हूँ जल्दी से। 240 220, पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो उसी को मैं क्या लिख सकता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन से, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5। तो मैं वो लिख देता हूँ 2 × 2 × 2 × 2, 3 और 2 5 बार है, × 2 × 5। अच्छा अब मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान से देखना, दो चीज़ अंदर 2 बार है वो बाहर आके 1 बार हो जाती है, ये बात तो पता ही होगा। तो OC इक्वल 2 अंदर 4 बार है तो बाहर आकर 2 बार, √2 × 5 बच गया। तो OC किसकी इक्वल आ गया, 4√10 के। या तो आप इसको ऐसे छोड़ दो 4√10 किलोमीटर। अगर आपको √10 की वैल्यू पता होगी तो आप √10 की वैल्यू पुट भी कर सकते हो। ये अप्रोक्स 3 पॉइंट कुछ के आसपास होनी चाहिए एंड फाइनल आंसर आपका आना चाहिए 12.65 किलोमीटर। ठीक है, आप यहाँ तक छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके लिए फाइनल आंसर हो सकता है। जिन बच्चों को आती है वो समझ गए होंगे मैंने कैसे निकाली है, तो वो 12.65 किलोमीटर लिखाएंगे। अब चलते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, उसकी रेडियस r है और हाफ ए सर्कल के बाद में उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी। तो क्या बोल रहा है कि ये एक पार्टिकल है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं। ठीक है, और इसकी रेडियस दे रखी है हमें r, और उसने मान लो कि यहाँ से उसने स्टार्ट किया और हाफ सर्कल के बाद में, मान लो हाफ सर्कल के बाद में वो पहुँचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें उसकी डिस्प्लेसमेंट पूछ ली। तो डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली शॉर्टर डिस्टेंस होगा। अच्छा अब हमें यही दिख रहा है कि अगर हाफ सर्कल के बाद में पूछिए ये भी r होगा और ये भी r होगा, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 2r, r + r। तो क्या लिख देंगे, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ ए सर्कल वुड बी 2r। बस इतना शॉर्ट एंड स्वीट आंसर। अगर ये पूछे कितने मार्कर में आएगा तो बेटा ये 1 मार्कर क्वेश्चन ही है। ठीक है, ये MCQ में पूछना चाहिए। मैं सब्जेक्टिव में ले आता हूँ क्योंकि सब्जेक्टिव में बच्चों की ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, MCQ में उनके पास वो ऑप्शन होते हैं तो वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, पर सब्जेक्टिव में दिमाग लगता है, इसलिए मैं इसकी फॉर्म में लेता हूँ। आपको ऑब्वियसली MCQ की प्रैक्टिस भी करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कराएंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। हमने 50 मिनट में 13 क्वेश्चन करे हैं, तो बेटा आप 2x पर देख सकते थे इस लेक्चर को, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने पूरा देखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगले में हम ट्राई करेंगे हम थोड़ा जल्दी कर लें, है ना। आज मैंने आपको पूरा एकदम थोड़ा ज़्यादा डिटेल में लिख कर कराया है। अगले लेक्चर में भी हम थोड़ा कम लिखेंगे, क्योंकि आपको समझ आ गया कि हमारा क्या पैटर्न है, कैसे लिखना है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। लेक्चर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू। आज के लेक्चर को देखने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा, अगले लेक्चर के हमारे टॉपिक क्या होंगे वो मैं इधर लिख देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर के हमारे टॉपिक क्या है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के क्वेश्चन, जिसमें से हम मोस्टली न्यूमेरिकल ही करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हम मोस्टली न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो ये मैं आपको है ना न्यूमेरिकल जल्दी कराता रहूँगा। ठीक है, मैं आपको सिर्फ सोल्व करवाऊँगा न्यूमेरिकल, ज़्यादा ऊपर अपन टाइम नहीं लगाएंगे। ठीक है, टाइम लगाने के लिए नहीं बैठे अपने, है ना, अपन न्यूमेरिकल करने के लिए बैठे। तो अपन क्या करेंगे, अपन सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, अपन न्यूमेरिकल थोड़े बहुत थ्योरी वाले क्वेश्चन भी होंगे तो उनका मैं आपको आंसर लिखवा दूंगा जल्दी, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा जैसे मैंने आज किया। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अपने कल के लेक्चर में।